वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर पार्ट ए फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस जून 2024 और ये हमारा 10th वीडियो है, यानी इससे पहले हम पार्ट ए के लिए ही 9 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने वीडियोस देख ली होंगी, वहां पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। अगर नहीं देखी है तो इसी चैनल पर जो लाइव सेक्शन है वहां पर आप जाएंगे तो सारी वीडियोस आपको ऐसे सीरीज में मिल जाएंगी 1 2 3 4 करके, ठीक है। सो आप देख सकते हैं और ये हमारा 10th वीडियो है और ये लास्ट रहेगा CSIR नेट लाइफ साइंस जून 2024 के लिए। चलिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, स्क्वायर ऑफ साइड 2 यूनिट्स कंटेन 2 हाफ सर्कल्स एज शोन इन द फिगर। द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर इज। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है दिसंबर 2023 में। यहाँ पर बस क्या किया है, सेम है बिल्कुल, इसको अनशेडेड रख दिया है यानी कि ये वाला पार्ट, और यहाँ पर इस पार्ट को शेड कर दिया है, बस ये डिफरेंस है। बाकी क्वेश्चन पूरा सेम है, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं और अगर रिपीट नहीं भी होते हैं सो कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते ही हैं, इसलिए PYQs को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं सोल्व करा देती हूँ, बाकी ये क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा है, स्क्वायर है जिसकी साइड 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 है। हमें पता है स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो अगर एक 2 है तो सारी ये 2 में ही है। फिर कहा है कि इसमें 2 हाफ सर्कल है। अगर तुम इस तरीके से एक सर्कल की बात करोगे तो ये हाफ है, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल, और हाफ का भी अगर तुम हाफ लेते हो तो ये होता है 1/4 ऑफ सर्कल, दिस वन। सो अगर यहां बात करें सो हम देख सकते हैं ये एक सेमी सर्कल है इस तरीके से, और ये भी एक सेमी सर्कल है इस तरीके से। हमें एरिया निकालना है, ये वाला जो व्हाइट वाला रीजन है ये हमें निकालना है। तो तरीका क्या है, पूरा स्क्वायर का एरिया लो और माइनस कर दो इस सेमी सर्कल का और इस सेमी सर्कल का एरिया, ठीक है। जैसे पूरा हमारे पास स्क्वायर है उसके एरिया हमने लिया, सो स्क्वायर का एरिया लिया है, उसमें से यदि मैं माइनस कर देती हूँ ये पार्ट जो कि यहाँ पर 2 सेमी सर्कल वाला पार्ट है, जो 2 सेमी सर्कल वाला पार्ट है उसे मैं अगर माइनस कर दूंगी सो ये वाला जो रीजन है इसका एरिया निकल जाएगा। अब इसको निकालना कैसे है, देखो यहां अगर मैं बिल्कुल मिड में ऐसे करती हूं तो ये एक 1/4 ऑफ सर्कल बन गया है, ये वाला। अगेन यहां मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूं तो ये भी एक 1/4 ऑफ सर्कल बन गया है, ऐसा ही। और यहां पर ये देखो ये एक स्क्वायर बन गया है, क्योंकि ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहां पर दी गई है उसके लिए एरिया फाइंड आउट करना, इसका फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तरीका क्या है कि एक हमने ये 1/4 सर्कल ले लिया है, एक ये 1/4 सर्कल ले लिया है, और ये कंप्लीट एक स्क्वायर बन गया है। यानी ये जो व्हाइट रीजन है, व्हाइट रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर है उसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ दिस 1/4 सर्कल, एरिया ऑफ 1/4 ऑफ सर्कल जिसको क्वार्टर सर्कल बोलते हैं, प्लस एरिया ऑफ दिस 1/4 सर्कल, एरिया ऑफ 1/4 सर्कल एंड एरिया ऑफ दिस स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। इन सबको प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे, ये एरिया निकल जाएगा। ये एक बहुत ही आसान तरीका है निकालने का। अब देखो यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें, उस पूरे स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है 2 यानी कि 4। सो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4, इसको हम डायरेक्टली 4 लिख रहे हैं, माइनस एरिया ऑफ 1/4 ऑफ सर्कल। अगर मुझे इस पार्ट का एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, इस पूरे सर्कल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है πr², और ये इसका 1/4 पार्ट है तो इसका एरिया निकालने के लिए हो जाएगा 1/4 ऑफ πr²। और r क्या होगा, r होती है रेडियस। यहां तक कंप्लीट ये कितना है 2 है, देखो यहां पर ये कितना है 2 है, तो हाफ कितना हो जाएगा 1।
यानी रेडियस कितनी हो गई है, 1 हो गई है। इसमें रखेंगे तो 1/4 पाई आ जाएगा, या फिर पाई/4 आ जाएगा। तो यहां रखेंगे पाई/4 प्लस इसका भी सेम आएगा पाई/4, और ये जो स्क्वायर बना है उसमें साइड कितनी हो जाएंगी, 1, क्योंकि कंप्लीट 2 है, हाफ ले रहे हैं तो 1 हो जाएगी। यानी ये जो स्क्वायर है इसका एरिया हो जाएगा 1, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की, तो 4 माइनस पाई/4 माइनस पाई/4 माइनस 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, माइनस यहाँ से हम अगर वो यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हैं तो किस तरीके से आएगा, देखो पाई, यहाँ दोनों में आएगा 4, ऊपर पाई माइनस पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 2π/4, 2 से कैंसिल आउट यानी 2, सो π/2 हो गया है। सो 3 माइनस π/2। सो यहाँ किस में दिया है, ये फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है। सो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन यहीं पर भी दिया हुआ है, आपको ये खुद से सोल्व करना है। सो इस क्वेश्चन के लिए अपना आंसर 1 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 5 पर्सन A, B, C and D and E are sitting in a row, और कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। देखिए 5 पर्सन है A, B, C, D and E are sitting in a row with C in the middle of the group। मतलब 5 बंदे हैं A, B, C, D और C क्या है, मिडल में है। सो C अगर मिडल में है यानी 2 उससे पहले होंगे, 2 उसके बाद में होंगे। फिर कहा है कि इफ D इज एन एक्सट्रीम एंड, D कहाँ पर है, एक्सट्रीम पर है। अब ये नहीं बताया कि राइट में है लेफ्ट में है, तो हम 2 कंडीशन बना लेते हैं। एक में हम रख देते हैं टूवर्ड द लेफ्ट, एक में रख देते हैं टूवर्ड द राइट, दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से कर लेती हूँ, लाइक दिस। ठीक है, सो ये एक्सट्रीम है, यहाँ आ गया है, ये एक्सट्रीम है, यहाँ आ गया है। ठीक है, इसके बाद लिखा है एंड देयर आर एट लीस्ट 2 पर्सन बिटवीन B एंड E। B और E के बीच में एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन B और E के बीच में 2 बंदे तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहां पर B रख देती हूं और यहां पर रख देती हूं E, और तो फिर कौन बचा, A, तो यहाँ A आ गया है। सबसे पहले क्या कहा है कि C बिल्कुल मिडल में होना चाहिए, बिल्कुल है। D एक्सट्रीम पर होना चाहिए, बिल्कुल है। B और E के बीच में एटलीस्ट 2 बंदे होने चाहिए, बिल्कुल है। तो ये केस अपना बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है। यहां पर अगर बात करें, मैं यहां अगर B को रख देती हूं, B मैंने यहां रखा और E को मैं यहां नहीं रख सकती, कहा है कि B और E के बीच में एटलीस्ट 2 होने चाहिए, तो मैं E को यहां रखूंगी और A को मैं यहां रखूंगी। सो अगेन देखो C मिडल में है, बिल्कुल है। D एक्सट्रीम पर है, बिल्कुल है। B और E के बीच में एटलीस्ट 2 बंदे हैं, बिल्कुल है। तो ये केस भी अपना सही हो सकता है। एक देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक केस अपना ये भी बन सकता है, C मुझे मिडिल में रखना है, D को मैं मानो यहां रख रही हूं और E मैं बिल्कुल यहां रख रही हूं। ठीक है, B मैंने यहां रख दिया, A मैं यहां रख रही हूं। सो अगेन C मिडिल पर है, D एक्सट्रीम पर है और B नो 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 E मैं यहां नहीं रख सकती, E मैं यहां नहीं रख सकती हूं, E को मैं यहां A रख सकती हूं मैं यहां, और E मैं यहां रखूंगी। हाँ, ऐसे भी हो सकता है। B और E की जो पोजीशन है वो हमने चेंज कर दी है, तो अगेन C मिडल में हो गया है और B और ये तो नहीं बनेगा। B और E के बीच में 2 बंदे आने चाहिए, ये केस अपना नहीं बनेगा। ठीक है, ये केस तो नहीं बनेगा। चलो ठीक है, ये 2 ही बन रहे हैं, उनसे एक बार चेक करते हैं। E कैन बी ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, E लेफ्ट पर हो सकता है। अच्छा, एक बार इसी का ही देखो, अगर मैं इसी में ही थोड़ा चेंज करूं, मैंने E यहां रख दिया है, ठीक है। C यहां होगा, B यहां होगा,
डी यहाँ होगा, ए यहाँ होगा, एग्जैक्टली ये केस भी बन सकता है। सी मिडिल में है, बिल्कुल है। डी एक्सट्रीम पर है, बिल्कुल है। बी और ई के बीच में एटलीस्ट 2 बंदे हैं, तो ये केस भी अपना बन सकता है, ठीक है। सो देखो क्या लिखा है, ई कैन बी ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट। ई लेफ्ट पर हो सकता है, एक्सट्रीम यानी बिल्कुल लास्ट में होगा, हाँ बिल्कुल है, ये बात ट्रू हो सकती है। ई कैन बी ऑन एक्सट्रीम राइट, जो ई है वो राइट पे आ सकता है, बिल्कुल सही है। एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल एंड, एंड वाला लेफ्ट एंड राइट, तो दोनों केस अपने हो सकते हैं, हमने देख लिया है। ए कैन नॉट बी ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, जो ए है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पर नहीं हो सकता। सो देखो हमने 3 केस बनाए हैं, ए कहीं पर भी लेफ्ट में नहीं है, यहाँ पर लेफ्ट में बी आया है, यहाँ पर डी आया है और यहाँ पर ई आया है। सो ये बात भी सही है। ए इज ऑलवेज अ नेबर ऑफ बी एंड डी, ए हमेशा बी और डी के बराबर में ही होगा, ठीक है। तो बी और डी, तो यहाँ तो ये बात नहीं है क्योंकि ए के नेबर कौन है, ई और सी है, ना कि बी और डी। हाँ यहाँ पर ये बात सच है कि ए का जो नेबर है वो बी है, यहाँ पर ए का नेबर सी है या तो ई है, बी और डी नहीं है। तो ये बात ऑलवेज के लिए सही नहीं है, मतलब हो सकती है लेकिन हमेशा ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि इस केस में ए का नेबर सी और ई है, यहाँ पर भी ए का नेबर ई और सी है, ए का नेबर डी और बी हमेशा नहीं होंगे। तो ये बात गलत हो जाएगी, हमसे गलत ही पूछा है, आंसर विल बी 4th। डन। आगे देखिए जी, द डिस्टेंस फ्रॉम द नेहरू नगर टू गांधीनगर इज 27 किलोमीटर। A and B start walking from Nehru Nagar towards the Gandhinagar at speed of 5 किलोमीटर पर आवर। चलो देखते हैं इसमें एक बार कहा क्या है। एक नेहरू नगर है और गांधीनगर का डिस्टेंस 27 किलोमीटर है। ये मान लेते हैं ये है नेहरू नगर और ये है गांधीनगर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 27 किलोमीटर है, ठीक है। A and B start walking from Nehru Nagar towards the Gandhinagar at speed of 5 किलोमीटर पर आवर एंड 7 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ से दोनों चलना स्टार्ट करते हैं। A की स्पीड है, A का स्पीड दिया है 5 किलोमीटर पर आवर, जबकि B की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, इसे 7 किलोमीटर पर आवर है। B रीच द गांधीनगर रिटर्न इमीडिएटली, जो B है क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये यहाँ आ गया है और रिटर्न किया है और रिटर्न करके यहाँ आ गया है इस पॉइंट पर, ठीक है। बी रीचेज द गांधीनगर रिटर्न इमीडिएटली एंड मीट ए एट इंदिरा नगर। सो ये मान लेते हैं इंदिरा नगर है। सो ए अब तक बस यही आ पाया है, बी ये कंप्लीट करके यहाँ भी आ गया है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नेहरू नगर एंड गांधीनगर, हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और कहा है कि अज्यूम करना है कि ऑल 3 सिटीज आर इन द वन स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में है। बात समझ आ गई है। सो देखो हमें नेहरू नगर से जो इंदिरा नगर है वहां तक का डिस्टेंस निकालना है, कितना है हमें नहीं पता है, तो उसको मान लेते हैं x। यहां से यहां तक टोटल है 27 में से अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, ये 27 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं अबाउट द ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। सो ए ने डिस्टेंस कवर किया है ओनली x, क्योंकि ए बस यहां से चला था बी के साथ में ही, लेकिन इसकी स्पीड कम है तो वो बस यहां तक ही जा पाया है। सो ए का डिस्टेंस कितना है, केवल x। सो ए की अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये x है, ओके। ए का स्पीड कितना है, ए का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो ए कितना टाइम लगाएगा यहां से यहां तक जाने में, वो हम निकाल सकते हैं। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम होता है, हमें टाइम निकालना है। सो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है, x है, स्पीड कितनी है 5 है। सो ए इतना टाइम लगाएगा इंदिरा नगर तक पहुंचने में। ऐसे बी का निकाल लेते हैं। बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, बी ने डिस्टेंस कवर किया है ये कंप्लीट यहां तक, मतलब यहां से यहां तक कंप्लीट कितना है, ये 27 है। क्वेश्चन में दिया ना कि 27 है कंप्लीट। इसके बाद इतना और एक्स्ट्रा चला है, मतलब प्लस 27 माइनस x, ये इसका डिस्टेंस है। स्पीड कितनी है, स्पीड है इसकी 7 किलोमीटर पर आवर। अगेन हम टाइम निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस
अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 27, प्लस 27 माइनस एक्स, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 54 माइनस एक्स अपॉन में 7। सो जो बी है वो इतना टाइम लगाएगा यहां तक आने में, ठीक है। सो अब देखो ए ने इतना टाइम लगाया है और बी ने भी इतना ही टाइम लगाया है यहां से यहां तक आने में। सो देखो टाइम ऐसे करेंगे, टाइम टेकन बाय ए टू इंदिरा नगर इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी टू आई। मतलब ए ने जितना टाइम लगाया है आई तक पहुंचने में उतना ही बी ने टाइम लगाया है आई तक पहुंचने में। हालांकि इसका डिस्टेंस ज्यादा है बट उसकी स्पीड भी तो ज्यादा है। सो ए ने जितना टाइम लगाया है आई तक आने में उतना ही टाइम बी ने लगाया है आई तक आने में, तो हमने बराबर रख लिया है। सो ए ने कितना टाइम लगाया है, ए ने लगाया है x अपॉन 5 और बी ने कितना लगाया है 74 माइनस एक्स अपॉन 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 74 270 माइनस 5x, ये इधर आएगा तो 7x प्लस 5x इज इक्वल टू 270, ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 270, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 270 अपॉन 12। अब देखो ये कितना आएगा, $22.2 समथिंग होगा, यानी सेकेंड विल बी द आंसर। डन एवरीवन। देखो क्वेश्चन आसान है, इस क्वेश्चन की हेल्प से तुम तरीका सीख सकते हो कि कैसे निकालना है। बस इस पूरे क्वेश्चन के लिए तुम्हें ये जो फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, ये याद होना चाहिए। बस इसकी कई बार प्रैक्टिस कर लेना, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो तुम्हारा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखो इसमें कहा है द बार चार्ट अबव शोज द नंबर ऑफ सीट्स वॉन बाय 4 political parties A, B, C and D. Which party won the largest proportion of the seat is contested. मतलब ये 4 पार्टी दी गई हैं, चारों में से कौन सी ऐसी है जिसने सबसे ज्यादा नंबर सीट का गेन किया है, ठीक है। सो इसको हम डायरेक्टली ऐसे चेक नहीं कर सकते क्योंकि सब में तरीका अलग अलग है। देखो अगर मैं ए की बात करती हूँ, पार्टी जो ए है, पार्टी ए के लिए टोटल सीट कितनी है 150, क्योंकि इसका बार यहां तक आया हुआ है। सो टोटल है 150 और इसको मिली कितनी है यहां तक देखो, यानी कि 100 मिली है, इसको 100 मिली है, यानी इसको -50, मतलब इसको 50 सीट नहीं मिली है। बी की बात करें अगर, सो बी के लिए टोटल सीट कितनी है 70 है 70 और इसको मिली कितनी है, इसको मिली है यहां, मतलब कि लिख लेते हैं 55 लिख लेते हैं। सो कितनी नहीं मिली है 15, तो -15 हम लिखेंगे। सी की अगर बात करते हैं तो देखो सी के लिए टोटल सीट कितनी है 100 में से इसको कितनी मिली है 72 लिख लेते हैं 72। सो ये कितना बचेगा इसमें से 22 सीट इसको नहीं मिली है। डी की बात करें अगर, डी की टोटल सीट है 40 में से इसको 20 मिली है, यानी इसको 20 नहीं मिली है। सो ए को 50 नहीं मिली है, बी को 15 नहीं मिली है, सी को 22 नहीं मिली है और डी को 20 नहीं मिली है। सबसे कम किसी नहीं मिली है बी को, यानी बी को सबसे ज्यादा सीट मिली है, क्योंकि इसके 70 में से काउंट करेंगे, इसके 150 में से काउंट कर रहे हैं, इसके 100 में से कर रहे हैं, इसके 40 में से कर रहे हैं, तो तुम्हें इसके अकॉर्डिंग देखना है कि कितनी सीट मिली है। सो सबसे ज्यादा सीट बी को मिली है, यानी जो बी वाली पार्टी है वो जीत गई है। 2 विल बी द आंसर, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन 100 balls were equally distributed among the students in a class, जो कि जिसका स्ट्रेंथ 10-60 है, 7 balls remained undistributed. The number of balls that would remain if there were 125 balls to begin with is. देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है,
100 बॉल्स हैं जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि अगर किसी एक को 3 बॉल मिली है तो सबको 3-3 ही मिलेंगी। क्लास में जिसकी स्ट्रेंथ 10 से 60 है, 7 बॉल रह गई हैं, यानी हमारे पास टोटल 100 बॉल थी। 100 में से हमने सारी बॉल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं, 7 रह गई हैं। तो यानी कितनी बॉल को डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने? 93 बॉल को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, स्टूडेंट कितने हैं? 10 से लेकर के 60 तक हो सकते हैं, यानी 60 से ज़्यादा नहीं, 10 से कम नहीं। सो 93 बॉल्स हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है। अब 93 के फैक्टर देखने पड़ेंगे। 93 किससे डिवाइड हो सकता है? 3 से डिवाइड हो सकता है और 31 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, यानी या तो ऐसा है कि क्लास में केवल 3 स्टूडेंट हैं और तीनों को 31 बॉल्स मिली हैं, क्योंकि लिखा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तभी होगा ना कि जब एक को 31, दूसरे को 31। हाँ, ठीक है, यानी 3 स्टूडेंट है, तीनों को 31 दिया गया है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 31 स्टूडेंट्स हैं, उन सबको 3-3 बोले दी गई हैं। तो दोनों में से कौन सी बात सही होगी? ये वाली होगी। क्यों? क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में क्लास की स्ट्रेंथ 10 से 60 के बीच में है। सो 3 स्टूडेंट क्लास में हो नहीं सकते। सेकंड ऑप्शन बचा 31, यानी क्लास में 31 स्टूडेंट्स हैं जिनमें 100 बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और 3 सबको दी गई हैं और बाकी 7 बच गई हैं। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में हो गए हैं 31। तो ये आसान था बिल्कुल, है ना। अब देखिए लिखा है कि अब 31 स्टूडेंट्स हैं। अब इन्हीं स्टूडेंट में मुझे फिर से अगर बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, बॉल कितनी है अब की बार? 125 है, तो कितनी बॉल रह जाएंगी? सो देखो अब की बार हमारे पास 125 बॉल्स हैं और स्टूडेंट्स कितने हैं? स्टूडेंट है 31। तो किसको कितना दिया जाएगा? हम डायरेक्टली इसको डिवाइड कर सकते हैं, 125/31। ठीक है, सो इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 125/31, 31 × 4 इज इक्वल टू 124, यानी 124। एक बचा है। ठीक है, यानी कि हर एक स्टूडेंट को 4 बॉल्स दी जाएंगी और अगर हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक बॉल अपनी लेफ्ट रह जाती है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि द नंबर ऑफ बॉल्स दैट वुड रिमेन इफ देयर वर 125 बॉल्स टू बिगिन विद इज। अगर सेम क्लास में मैं 125 बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ इक्वली, तो कितनी बॉल्स रह जाएंगी? सो 125 बॉल्स हैं, 31 स्टूडेंट हैं। अगर सभी को मैं 4 बॉल दूंगी तो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और लास्ट में एक बॉल बचेगी। सो आंसर विल बी सेकंड। ओके, आगे देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। ये क्वेश्चन आया है सीरीज फॉर्मेशन से। अगेन ये क्वेश्चन अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे, कितना भी दिमाग लगा लोगे नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके हो तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम दिमाग लगा पाओगे। तो जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाए। यहाँ पर क्या है कि अगर 8 है, 17 है, 15 है, 5 है, 13, 12 है, 7 है, 25 है, 24 है, तो यहाँ क्या आएगा? इन सभी में सेम पैटर्न फॉलो होगा। अब तुम्हें वो पैटर्न ही देखना होता है कि कौन सा पैटर्न यहाँ फॉलो हुआ है। ठीक है, सो देखो अगर मैं बात करूं इस वाले फैक्टर की, सो 112 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, तो देखो 112 का कितना आता है? 144 प्लस 13 का कितना आता है? 169। अगर पहले मैं इसकी बात करती हूं तो इसको कैसे सोल्व किया जाएगा? अंडर रूट में अगर मैं रखती हूं 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये देखो कितना आएगा? 13 का स्क्वायर यानी 169 माइनस 12 का यानी 144, माइनस करोगे दोनों को तो आएगा 25। अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। तो ये यहाँ 5 आया है। ऐसे अगर बात की जाए 17 और 15 की, तो देखो यहाँ 17 स्क्वायर
माइनस 15 स्क्वायर। 17 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? 17 के स्क्वायर का वैल्यू होता है 289 और 15 का होता है 225। माइनस करेंगे तो मिल जाएगा हमें 64, अंडर रूट 64, और ये होता है 8 के बराबर। ठीक है, सो यहाँ 8 आया है। ऐसे अगर यहाँ बात करें सो देखो, अंडर रूट 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576। जब माइनस करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट 49 और ये होता है 7 के बराबर, तो यहाँ 7 आ गया है। ऐसे हमें यहाँ देखना है। सो देखो 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर अंडर रूट में रखेंगे। 41 का स्क्वायर आता है 1681 और 40 का आता है 1600। माइनस करेंगे तो 81 अंडर रूट आएगा और ये 9 के बराबर होता है, यानी यहाँ 9 आएगा। सो आंसर विल बी 2। ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम्हें बिल्कुल देखने में हार्ड लगेगा कि ऐसे दिमाग में कैसे आएगा कि इस तरीके से होना है। अगेन अगर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस करोगे सो माइंड में खुद क्लिक हो जाता है कि इसमें क्या पैटर्न लगा होगा। ये डिपेंड करता है हमने कितनी प्रैक्टिस की है इन क्वेश्चंस की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिखा है कि स्टेट इन द मैप बिलो आर टू बी कलर्ड सो दैट नो टू स्टेट्स हैविंग अ कॉमन बाउंड्री हैव द सेम कलर। यानी जो स्टेट्स यहाँ पर है उनको कलर करना है, लेकिन याद रखना है कि ऐसे स्टेट जिनकी बाउंड्री कॉमन है उनको सेम कलर नहीं दिया जाएगा। सो हमें मिनिमम नंबर्स ऑफ कलर कितने जरूरत होगी। चलो एक बार करते हैं इसको। मानो अगर मैं इसको रेड कलर करती हूं तो मैं इसको रेड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि ऐसे 2 स्टेट जिनकी कॉमन बाउंड्री है उनको सेम कलर नहीं देना है। तो तुम देख सकते हो सेम बाउंड्री है तो यहाँ रेड नहीं आएगा। अगेन इसी में ये भी सेम है तो यहाँ रेड नहीं आएगा, यहाँ भी रेड नहीं आएगा और यहाँ भी रेड नहीं आएगा। हाँ, यहाँ रेड आ सकता है, यहाँ रेड आ सकता है। अगर यहाँ रेड आ गया तो यहाँ रेड नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ रेड आ सकता है और यहाँ रेड आ गया है तो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की कॉमन बाउंड्री हो गई है। तो यानी कि रेड कलर में यहाँ 3 को दे सकती हूँ, इसको, इसको और इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लू के लिए कर लेते हैं। अगर मैं इसको ब्लू मार्क करती हूँ, अगर मैं इसको ब्लू करती हूँ तो मैं इसको ब्लू नहीं कर सकती, इसको भी ब्लू नहीं कर सकती, पर हाँ मैं इसको ब्लू कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ब्लू नहीं कर पाऊंगी, इसको भी नहीं कर पाऊंगी, मैं इसको भी ब्लू कर सकती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। बात करते हैं, ब्लैक कर लेते हैं अब की बार। अगर मैं यहाँ ब्लैक करती हूँ तो मैं यहाँ भी ब्लैक कर सकती हूँ, क्योंकि कॉमन बाउंड्री नहीं है, अलग अलग है। यहाँ ब्लैक नहीं कर पाऊंगी, हाँ नहीं कर पाऊंगी, कॉमन हो गया है यहाँ। और यहाँ भी मैं ब्लैक कर सकती हूँ, यहाँ पर भी ब्लैक कर सकती हूँ। यहाँ कर दिया है तो यहाँ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, ओके। इसके बाद एक कलर और लेते हैं, येलो ले लेते हैं। यहाँ मैंने येलो कर दिया है, सो यहाँ भी मैं येलो कर सकती हूँ। ठीक है, सो इतने कलर्स की रिक्वायरमेंट होगी। कितने हो गए ये? रेड, ब्लू, 1 2 3 4। तो आंसर अपना सेकंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था ये, बस ध्यान रखना था कि जिनकी कॉमन बाउंड्री है उनको सेम कलर नहीं देना है। ठीक है जी, तो आंसर हो गया अपना सेकंड। आगे देखिए, क्वेश्चन लिखा है आगे, A person takes 1 hour more to cover a certain distance walking at a speed of 2 km/h compared to walking at 3 km/h। मान लिया कि हमारे पास ये कोई डिस्टेंस है, ये कोई डिस्टेंस है, कोई पर्सन है, अगर वो ए पर्सन है, अगर वो अपनी स्पीड रखता है 2 km/h तो उसको 1 hour मोर लगता है।
अगर सेम पर्सन की स्पीड होती है 3 किलोमीटर पर आवर, तो जितना टाइम उसे यहां लगता है, जितना टाइम उसे यहां लगता है उससे 1 आवर ज्यादा 2 किलोमीटर की स्पीड में लगता है। ठीक है, फिर से देखो, कोई बंदा है ए, अगर वो स्पीड रखता है अपनी 3 किलोमीटर, ठीक है, तो वो कवर कर लेता है। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड रखता है 2 किलोमीटर, तो जितना टाइम इसको यहां लगा है उससे 1 घंटा ज्यादा इसको 2 किलोमीटर की स्पीड में लगता है। सो आपसे पूछा है डिस्टेंस क्या होगा, तो एक बार देखो ऑप्शन से चलते हैं। डिस्टेंस अगर 4 किलोमीटर रखें, मानो ये डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर है, हमने मान लिया। सो फर्स्ट टाइम में स्पीड कितनी थी, एस ए ले लेते हैं, स्पीड थी 3 किलोमीटर स्टार्टिंग में। सो स्पीड थी 3 किलोमीटर और डिस्टेंस हमने कितना रखा है ये, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। सो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 4 और स्पीड कितनी है 3, डिवाइड करेंगे सो 1.3 समथिंग आएगा। ठीक है, इतना टाइम इसको लग रहा है। ठीक है, जब वो एस बी में आएगा, यानी कि इसकी स्पीड कितनी हो गई है, 2 किलोमीटर हो गई है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इसको लगेगा 4, डिस्टेंस हमने कितना लिया है 4 और 2 यानी कि 2। क्या कहा है, जब स्पीड 3 किलोमीटर की है तो टाइम लगा है 1.3, और जब स्पीड 2 होती है तो 1 आवर ऐड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, यहाँ पर केवल 0.7 एडिशन हुआ है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं सेकंड केस के लिए। मानो ये डिस्टेंस 6 किलोमीटर है। सो यदि स्पीड उसकी स्पीड अगर 3 किलोमीटर पर आवर है, तो इस केस में कितना टाइम लगेगा, 6/3 यानी कि 2 आवर लगेंगे। ठीक है, और अगर स्पीड हो गई है 2 किलोमीटर पर आवर, सो देखो 6/2 यानी कि ये हो गए हैं 3 आवर। तो ये बात साफ बिल्कुल सही सटीक है कि जब स्पीड 3 किलोमीटर होती है तो जो भी टाइम है 2 आवर है। जब स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर होती है तो पहले टाइम से 1 घंटा ज्यादा लगता है, यानी 2 था तो 3 हो गया है। सो यही अपना आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आया है। अभी भी अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे चलिए जी। हाँ, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें पूछा है कि नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा, तो इसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। यहाँ अगर पहले देख लेते हैं प्लस के बारे में। सो प्लस यहाँ पर है, अब वो यहाँ से यहाँ जंप हुआ है तो देखो यहाँ आ गया है। ठीक है, अब इसने ये पॉइंट छोड़ दिया है, यहाँ आया है, यानी कि इसने सीधा यहाँ जंप किया है तो ये यहाँ आ गया, यानी पहले यहाँ आया सीधा, उसके बाद एक छोड़ करके फिर आया है तो ये यहाँ आ गया है। ठीक है, अब इसने 3 जगह को छोड़ा है, एक ये और तब यहाँ आया है। बात समझ आई है। पहले जब ट्रांजिशन हुआ तो बस डायरेक्ट यहाँ जंप हुआ है। ठीक है, ये आ गया है। जब यहां से ये आया है तो हम देख रहे हैं प्लस में कितना चेंज हुआ है, प्लस को ये छोड़ करके यहां आ गया है। देखो ये यहां से जब यहां आएंगे तो इसने ये वाला पार्ट छोड़ा है, यहां पर तो ये था ही, ये वाला छोड़ दिया है, ये वाला छोड़ दिया, यहां आ गया है। यानी यहां से यहां आने के लिए 0 जंपिंग की है, कोई जंप नहीं किया, सीधा जहां जाना था वहां चला गया है। यहां से यहां जाने में 1 को लेफ्ट किया है, यहां से यहां जाने में 2 को लेफ्ट किया है। कौन सा, देखो यहां पर जब यहां से यहां आया तो ये वाला छोड़ा है, ये छोड़ा है और यहां आ गया है ये। अब जब ये आएगा तो यहां 3 पॉइंट छोड़ करके प्लस को हमें रखना है। सो अगर मैं 3 को छोड़ करके रखती हूं तो देखो क्या आएगा। अभी फिलहाल ये यहां पर है तो इसको छोड़ा जाएगा, इसको छोड़ेगा, इसको छोड़ेगा और जहां है वहीं पर रहेगा, यानी ये कुछ ऐसे आ जाएगा। समझ रहे हो, फिर से बता देती हूँ। यहां पर कुछ नहीं छोड़ा है, 0 है तो ये स्ट्रक्चर आ गई है। इससे ये लेने के लिए उसने 1 पॉइंट छोड़ा है, ये वाला, तो ये यहां आ गया है। यहां से यहां आने के लिए उसने 2 पॉइंट छोड़े हैं, एक ये और तब ये यहां आया है, यहां आ गया है। अब यहां से जब आगे जाएगा तो 3 पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे, एक ये और जो जहां पर वो था वहीं पर आ गया है ये। सो अपने आंसर में प्लस नीचे होना चाहिए, तो इसमें नहीं है तो ये गलत, इसमें नहीं है तो ये गलत।
दोनों में नीचे है। अब एरो को देखना पड़ेगा। अब एरो भी बिल्कुल ध्यान से समझना। एरो में देखो ये यहां मान लेते हैं 0 पर है, ठीक है। यहां से यहां आने के लिए इसने मूव किया है 45 डिग्री, ठीक है। ऐसे कितना होता है 45 होता है, ठीक है। यहां से यहां आने के लिए इसने 2 टाइम 45 लिया है। देखो यहां ये 0 पे था, यहां आने के लिए 1 टाइम 45 किया, ये आ गया। यहां आने के लिए ये ऑलरेडी यहां पर था, यहां आने के लिए इसने 45 ये लिया होगा और फिर 45 ये लिया होगा, यानी 2 टाइम इसने 45 डिग्री मूव किया है। यहां से यहां आने के लिए देखो 45 ये, 45 ये और 45 ये, यानी कि यहां से यहां आने के लिए इसने 3 टाइम 45 लिया है। सो नेक्स्ट में आने के लिए 4 टाइम 45 लेगा। इसका 4 टाइम 45 क्या होगा, जैसे देखो ये फिलहाल यहां पर है। सो एक 45 यहां, एक 45 यहां, एक 45 यहां, एक 45 यहां, तो यानी कि ये ऐसे रहेगा। सो ये किस में दिया है, केवल हमें डी में दिया हुआ है। सो आंसर विल बी डी, ठीक है। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट में देखो ये पॉइंट यहां पर है, सेकंड में ये यहां आ गया है। सो थर्ड में अगर यहां 2 हैं तो देखो एक का डबल हुआ है, ये नीचे है तो ये ऊपर, और डबल में है तो अगेन ये नीचे है तो अगले स्ट्रक्चर में ऊपर होना चाहिए और डबल यानी कि 4 होने चाहिए। तो देखो किस में दिया है, केवल हमें थर्ड में दे रखा है, तो बाकी को हम वैसे ही कट कर देंगे। बात समझ आ गई है। एक पॉइंट यहां है, नेक्स्ट में देखा है कि पॉइंट्स ऊपर आ गए हैं लेकिन डबल होके आए हैं। सो यहां 2 नीचे हैं तो अगले में 4 आएंगे, वो भी ऊपर आएंगे यहां पर। सो ये 4 यहीं पर दिए गए हैं। वैसे भी देख सकते हो, ये नीचे है तो ये ऊपर हो गया, ये नीचे है तो वो ऊपर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ऊपर भी है, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ सर्कल में ट्रायंगल है, यहाँ ट्रायंगल में सर्कल हो गया है। यहाँ ट्रायंगल में स्क्वायर है तो अगले में स्क्वायर में ट्रायंगल होना चाहिए, तो स्क्वायर में ट्रायंगल है। अपना थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ओके जी। सो सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।